और इसके बाद खबरें विस्तार से। संभल से बड़ी खबर सामने आ रही है। ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तब मंत्री जरूर बनूंगा। अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना, स्वामी प्रसाद को अखिलेश दे रहे हैं बढ़ावा। समाजवादी पार्टी ने दूसरी ओबीसी जातियों को लूटा। मुसलमानों को सपा पर भरोसा नहीं, इंडिया गठबंधन पर भी साधा निशाना। कहा कांग्रेस मजबूत होगी तो समाजवादी पार्टी होगी कमजोर। संभल से बड़ी खबर, ओम प्रकाश राजभर का बयान, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तब मंत्री जरूर बनूंगा। अखिलेश यादव पर बोला हमला। स्वामी प्रसाद को बढ़ावा दे रहे हैं अखिलेश। देखिए, माननीय आचार्य प्रमोद कृष्णन जी से हमारी मुलाकात दिल्ली हुई। आपने निमंत्रण दिया, बताया, तो हमने आपके निमंत्रण को स्वीकार किया और आज भगवान कल्की महाराज जी के आश्रम में आने पर मुझे वो दृश्य याद आया कि जब जब धरती पर जुल्म जाति अत्याचार बढ़ा है तब तब भगवान विष्णु ने अवतार लिया और देश में जो जुल्म जाति अत्याचार करने वाले लोग उनका नाश किए हैं और आने वाले दिनों में भी ये क्रम चलता रहेगा। तो ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर मंत्रिमंडल को लेकर आश्वस्त नजर आए हैं। साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते नजर आए हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को बढ़ावा दे रहे हैं अखिलेश, जिसकी वजह से उनके इस तरह के बयान सामने आते हैं। बिहार के लखीसराय से बड़ी खबर सामने आ रही है। गोलीकांड में पुलिस ने किया खुलासा, गुस्साए पति ने बीवी के पूरे परिवार पर बरसाई गोली। बीवी के किसी और से संबंध से गुस्साए पति ने चलाई गोली, अब 3 की मौत 4 घायल। तो गोलीकांड में पुलिस ने किया है खुलासा, छठ से लौट रहे परिवार पर चलाई गई थी गोली। इस पूरे मामले में अब पुलिस ने खुलासा किया है, बताया है कि पति ने ही पत्नी के परिवार पर चलवाई थी गोली। गोलीकांड में पुलिस ने किया खुलासा, संबंध से गुस्साए पति ने चलाई गोली। घटना में 3 की मौत 4 घायल। गुस्साए पति ने बीवी के पूरे परिवार पर बरसाई गोली। बीवी के किसी और से संबंध से गुस्साए पति ने चलाई गोली। घटना में 3 की मौत, 4 व्यक्ति घायल। बिहार में नीतीश राज अब पूरी तरह से जंगल राज बन चुका है। लखीसराय में एक परिवार के 6 सदस्य जब अर्घ देकर लौट रहे थे तो उनके ऊपर बेतहाशा गोलियां बरसाई गई। बिना कोई कानून के भय के उन पर यह हमला किया गया और इनमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, बाकी लोग गंभीर है। यह दिखाता है कि आज अपराधी हो, माफिया हो, इनको लगता है कि जब सैया बहे कोतवाल तो अब डर काहे का, ये तो हमारी सरकार है। जब से आरजेडी आई है सत्ता में नीतीश बाबू के साथ, तब अपराधियों का, बलात्कारियों का, इस प्रकार के लोगों का बोलबाला बिहार में हो चुका है, जिसकी वजह से जंगल राज में तब्दील होता जा रहा है बिहार। आज पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं है। जिस प्रकार से कभी बालू माफिया रौन देता है एक दरोगा को, जिस प्रकार से शराब माफिया हो या गौ तस्करी का माफिया हो, वो भी पुलिस वालों पर गोलियां चलाता है, पुलिस वालों को भी मार देता है, तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा। अगली खबर मथुरा से है, जहां पुलिस और स्वाट टीम की गौकशी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह से मुठभेड़ हो गई। पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त के पैर में गोली लगने से घायल हो गया है, वहीं घायल को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर के 2 खोखा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। तो मथुरा में बताया जा रहा है कि गौकशी की घटना में संयुक्त आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है।
और अगली खबर अमेठी से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क किनारे अज्ञात महिला का शव मिला है। वहीं महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन की टक्कर से मानसिक रूप से कमजोर महिला की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामला कमरौली कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे के मलवा गदानाला पुल के पास का बताया जा रहा है। रायबरेली पुलिस का चौंकाने वाला कारनामा सामने आया है, जहां पुलिस किसी को भी पीटने की सुपारी लेती है। पुलिस को पैसा मिलता है तो अपने ही बीच के वर्दीधारी को भी 3rd डिग्री दे देती है। जी हां, ये आरोप लगाए कोतवाली में तैनात सिपाही की पिटाई से जख्मी अस्पताल में इलाज करा रहे पीआरडी जवान ने। मामला नगर कोतवाली से जुड़ा हुआ है, जहां तैनात दबंग सिपाही फौजी उर्फ वासुदेव ने एक पीआरडी जवान को कोतवाली बुलाकर 3rd डिग्री दिया। सिपाही वासुदेव की पिटाई से पीआरडी जवान के पूरे शरीर पर क्रूरता के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में सराफा व्यवसायी से लूट का मामला सामने आया है, जहां सराफा व्यवसायी का दावा है कि लूटे गए जेवरात की कीमत 1 करोड़ रुपए है। अनंतराम सोनी दुकान बंद करके कीमती जेवरात झोले में भरकर जा रहे थे कि तभी बाइक सवार 3 बदमाशों ने तमंचे की नोक पर जेवरात भरा झोला लूट लिया और फरार हो गए। हालांकि मौके पर पहुंचे कई थानों की पुलिस समेत एसएसपी आलोक प्रियदर्शी और एडिशनल एसपी नवीन कुमार ने टीमें बनाकर चेकिंग की शुरुआत कर दी है। लखनऊ में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के पावन अवसर पर अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। जहां सीएम योगी छठ पर्व पर शुभकामनाएं दी, जिसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि हमारा देश आस्था का देश है। आज यहाँ आयोजित छठ पूजा में आए के हमरा बड़ा आनंद महसूस हो रहा बा। लोक आस्था के महापर्व छठ के आप सबके बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। छठी मैया की कृपा आप सबके ऊपर बनल रहे, सबका जीवन खुशहाल रहे, आप सबके जीवन में उमंग और उत्साह बनल रहे। परिवार खातिर कठिन व्रत रखने वाली माता और बहनों लोगों के हमारी तरफ से विशेष मंगल कामना। लेकिन जब प्रशासन और शासन भी सहयोग नहीं करता था, तब भी सब लोग स्वतःस्फूर्त भाव के साथ इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ करके इस लोक आस्था की परंपरा को जीवित बनाए रखे और सचमुच यह अत्यंत अभिनंदनीय कार्य है। मैं इसके लिए सभी व्रती जितने भी माताएं बहनें हैं या उनके परिवार के सदस्य भी बहुत सारे लोग अब व्रत रखते हैं, उन सब का इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। और मेरा यह मानना है कि आस्था का ही परिणाम है कि लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों के बावजूद भारत 142 करोड़ की आबादी का भारत उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम एकजुट है। हमारा देश आस्था का देश है और यह आस्था हम सबको उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ता है। इस आस्था ने ही विपरीत परिस्थितियों में पूरे भारत को एकजुट करके रखा। आप याद करिए, मध्यकाल में जिन विदेशी आक्रांताओं ने हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया था, क्षतिग्रस्त किया था, अगर ये आस्था नहीं होती तो हम भी उन देशों की तरह जहां की सभ्यता और संस्कृति पूरी तरह नष्ट हो गई, वे देश अपनी परंपरा, अपनी विरासत को भूल गए, खंडर पड़े हुए हैं। उन्होंने भौतिक विकास तो किया
लेकिन अपनी मूल आत्मा को उन्होंने खो दिया है। उनके सामने अस्तित्व का संकट आज भी खड़ा हुआ है। लेकिन यहां पर इस प्रकार की लोक आस्था ने, और इसी बीच उत्तरकाशी से बड़ी खबर सामने आ रही है। सुरंग में 9वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सेना की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में हो सकती है शामिल। 41 मजदूर अभी भी सुरंग में फंसे हुए। खाना भेजने के लिए पाइप डाला जाएगा। पाइप के लिए 60 मीटर ड्रिलिंग की जाएगी। आईआईटी, बीआरओ, ओएनजीसी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। आईआईटी, बीआरओ, ओएनजीसी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। साथ ही साथ अब जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि सेना की टीम भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल होगी। और इस हादसे की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। टनल में 5 तरफ से ड्रिलिंग की जाएगी, जिसके द्वारा मजदूरों को बाहर निकालने का प्रयास जारी। पहली सिलक्वारा की ओर से मेन टनल में 35 मीटर की ड्रिलिंग, दूसरी डंडल गांव की ओर से मेन टनल में 480 मीटर की खुदाई होनी है। डंडल गांव की तरफ से 172 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग की जिम्मेदारी ओएनजीसी को सौंपी गई है। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का जिम्मा आरवीएनएल के पास है। चौथा रास्ता खोजने का प्रयास करेगी। और इसके अलावा 5वीं तरफ से आरवीएनएल और सतलुज जल विद्युत निगम के पास ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के सचिव अनुराग जैन ने टनल हादसे पर ब्रीफिंग दी है। समझाया है कि टनल की अभी ताजा क्या स्थिति है। पर फॉर्चुनेटली, हालांकि पूरी घटना बहुत अनफॉर्चुनेट है, बट उसकी जो फॉर्चुनेट पार्ट है कि ये 2 किलोमीटर जो है ये पूरी तरीके से फिनिश टनल है, इसलिए इसमें जो है अदरवाइज कोई और खतरा नहीं है। तो जितना जल्दी से जल्दी हम इनको निकालेंगे वो उतना अच्छी बात है। इस पर्टिकुलर पोर्शन में पानी का इंतजाम है, नल गया हुआ है, बिजली गई हुई है, तो बिजली पानी है। अब मुख्य बात आती है खाने की। तो फॉर्चुनेटली यहाँ पे एक पाइपलाइन है 4 इंच की, जिस पर कंप्रेसर है, तो उसके थ्रू चना, मुरमुरा, ड्राई फ्रूट्स जो भेजे जा सकते हैं 4 इंच की पाइपलाइन में, मेडिसिन, विटामिन सी, विटामिन डी, एंटी डिप्रेसेंट्स जो मेडिकल एडवाइस है, उसको हम लोग लगातार भेज रहे हैं। वर्कर्स के साथ 2 फोरमैन हैं, तो वो लोग बड़ा कोऑर्डिनेट अच्छे ढंग से कर रहे हैं। तो इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज ट्रबल्स, वर्कर्स अभी अपना पूरा हौसला उनका बना हुआ है, लगातार रोज उसे। पानीपत के गोहाना रोड पर एनएफएल रजवाहे के पास छठ महापर्व पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्वांचल की 30 संस्थाओं के पदाधिकारियों ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां गायक और सांसद मनोज तिवारी भी मौजूद रहे। अरे जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साल, अरे जिया हो हरियाणा के लाला, जिया तू 1000 साल, जिया हो पानीपत के नौनिहाल। छठी मैया से अपने सूर्य देवा से मन में आस लगा के आपन भाव पुरावा ये भैया भैया भैया। हो जिया हो हरियाणा वाला, जिया तू 1000 साल, जिया पानीपत के वाला, जिया 10,000 साल, जिया तू 1000 तन धूमधाम से, तन झूम झाम के दोनों हाथ उठा के कहिए छठी मैया की। उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राहत और बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। नितिन गडकरी ने कहा है कि अभी मजदूरों तक पहुंचने में 2 से ढाई दिन लगेंगे। पिछले 7 से 8 दिनों से हम पीड़ितों को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उन्हें बाहर निकालना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने यहां काम करने वाले संबंधित अधिकारियों के साथ 2 घंटे लंबी बैठक की है। 6 वैकल्पिक विकल्पों पर काम किया जा रहा है और भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियां यहां काम कर रही हैं। इस दौरान उनके साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। आगे देखिए कि नितिन गडकरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा। जो अंदर में जो लोग बैठे हुए हैं, जो अटके हुए हैं, उनके प्रति
भारत सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को और देश की जनता को उनकी सबकी बहुत चिंता है और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि किसी भी प्रकार से उनकी जान बचाए, उनको बाहर निकाले। आज करीब 2 घंटे मैंने हम लोग सभी कंसर्निंग ऑफिसर जो यहाँ काम कर रहे हैं उनके साथ सभी प्रयासों के बारे में टेक्निकल चर्चा हुई। इसमें विशेष रूप से जो टेरिन है हिमालय का, इसमें एक प्रकार का स्टार्टा नहीं है। जियोलॉजी में अलग अलग रॉक के लिए अलग अलग प्रकार का हार्डनेस होता है, जैसे टाल, जिप्सम, कैल्साइट, एपिटाइट, ऑर्थोक्लेट, क्वार्ट्ज, कोरंडम, डायमंड। तो डायमंड सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। यहाँ क्या है कि बीच में सॉफ्ट है, एकदम हार्ड है, तो स्वाभाविक रूप से दिक्कतें बहुत आ रही है और हमने अभी इसके लिए करीब 6 विकल्प लोगों ने दिए, 6 विकल्पों पर काम कर रहे हैं। यहाँ आसपास हिमालय में जहाँ प्राइवेट सेक्टर में मुंह से भी जोजिला टनल का काम चल रहा है, बाकी टनल का काम चल रहा है, उन प्राइवेट सेक्टर में भी टनल के काम करने वाले एक्सपर्ट जो थे उनको भी यहाँ बुलाया, जो बीआरओ के थे उनको भी बुलाया है। इसमें सबसे पहली बात यह है कि जो लोग अटके हुए हैं अंदर में, उनको हम मेडिसिन और विशेष रूप से जो फूड है वो उनके पास पहुंचा पाए और उनसे कम्युनिकेशन प्रस्तावित करें। पहले एक लाइन थी, अब स्पेयर में और दूसरी एक लाइन हमने करके रखी है और इसलिए स्वाभाविक रूप से उनको आने वाले समय में फूड पहुंचाने में, मेडिसिन पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑक्सीजन की लाइन भी है और हम इस प्रकार से पूरा पहली बात ये कर रहे हैं कि उनकी रक्षा कैसे करें, उनकी जो आवश्यकता है वो उनको कैसे मिले। और वो मशीन जो है, वो जो पाइप अंदर में जाएगा तो वो आखिरी तक पहुंचकर फिर वहाँ से लोगों को उसमें से बाहर निकालने का प्लान उसमें है। वर्टिकल भी 3 प्रकार के प्रयास है, उसके भी हम कर रहे हैं। हमने कोई प्रयास ऐसा नहीं रखा कि जो हमको नहीं कर सकते। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं राजस्थान में आमेर विधानसभा, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय जनता को संबोधित कर रहे हैं। राजस्थान नंबर 1 में होता है अपराध में नंबर 1 पर, अराजकता में नंबर 1 पर, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर, गुंडागिर्दी में नंबर 1 पर, गौकशी की घटनाओं में नंबर 1 पर, और भाइयों बहनों महिला संबंधी अपराध हो या साइबर अपराध हो, इन सब में आज नंबर 1 पर राजस्थान है। और इसीलिए मुझे आने की आवश्यकता पड़ी है भाइयों बहनों आपसे अपील करने के लिए, इसीलिए मैं आया हूं। एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बन रहा है। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, भारत का सम्मान बढ़ रहा है। जब मोदी जी दुनिया के अंदर किसी देश में जाते हैं और उन्हें सम्मान दिया जाता है तो ये सम्मान मोदी जी के साथ साथ 142 करोड़ भारतीयों का सम्मान होता है। सुरक्षित होती हुई सीमा, आज कोई दुश्मन भारत की तरफ टेढ़ी निगाहों से नहीं देख सकता। कोई दुश्मन आज भारत की सीमाओं में घुसपैठ करके निर्दोष नागरिकों पर हमला करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। उसे मालूम है अगर उसने दुस्साहस किया तो भारत के बहादुर जवान उसकी माद में घुस करके उसका काम तमाम भी कर सकते हैं। भाइयों बहनों, आज भारत के अंदर कांग्रेस के द्वारा दी गई बड़ी बड़ी जो समस्याएं थी, उन समस्याओं के समाधान का एक मादा है। आपने देखा होगा कांग्रेस ने आतंकवाद की समस्या दी, मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके आतंकवाद की समस्या का हमेशा के लिए समाधान निकाल दिया गया। भाइयों बहनों, कांग्रेस के शासन ने नक्सलवाद दिया,
मोदी जी के नेतृत्व में नक्सलवाद की समस्या का समाधान हो रहा है। कांग्रेस ने देश को अलगाववाद की चपेट में झोंका था, मोदी जी के नेतृत्व में अलगाववाद की समस्या का समाधान हो रहा है। कांग्रेस ने विकास को अवरुद्ध किया था, मोदी जी ने देश के अंदर हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट और साथ साथ देश के अंदर एम्स, आईएम, आईआईटी, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना को देकर के विकास हर गांव, हर गरीब तक पहुंचाने का काम किया है। भाइयों बहनों, कोई सोचता था कि एक गरीब भी हवाई जहाज की यात्रा कर पाएगा? मोदी जी ने कहा कि हां, हवाई चप्पल पहनने वाला भी अब हवाई जहाज की यात्रा करेगा। ये पहली बार हुआ है, ये पहली बार हुआ है। हमारे गांव में भी अच्छी सड़कें बन पाएंगी, ये भी पहली बार देखने को मिल रहा है। और भाइयों बहनों, गरीबों को मिलने वाली योजना का लाभ याद करिए, कांग्रेस के नेता क्या कहते थे? कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये बोलते थे ना, ये बोलते थे ना। और मोदी जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा नहीं, देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गांव का है, गरीब का है, किसान का है, नौजवान का है, दलित का है, वंचित का है, समाज के प्रत्येक तबके का है। मोदी जी ने नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास। भाइयों बहनों, इस सबका साथ और सबके विकास का नारा ही राम राज्य की आधारशिला है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।